हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा। आज यहाँ पर आंसर नंबर 6 है। जैसे कि जो नए बच्चे होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पेपर 5 एंड पेपर 6 आपको दोनों पेपर करवाया जा रहा है। उसी तरह से आपका आंसर दिया जा रहा है जिस प्रकार से आंसर आपके पेपर में आने की संभावना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से आपको हर एक चीज़ें लिखी जाती हैं। इसके बाद आपको विदाउट सिलेबस के नहीं बताया जाता, तो आज को बता देता हूँ। अभी कल हमारा सिंधु सभ्यता चला था, आज आपका वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उससे होगा। तो आपको ये जो पहला आपका पार्ट है इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस ही है आपका। तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि आपका जो पीसीएस का पेपर है प्री वाला, जो 25 वाले दे रहे हैं, 24 वाले तो पढ़ना ही है, उनके लिए कोई वो दूसरा रास्ता नहीं है। 25 वाले अगर जैसे जिसको पीसीएस 24-25 देना है, 25 वाला, वो सब इसको एक वैसे ही फॉलो करिए। देखिए, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी समय है और अभी से आप पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से अक्टूबर में आपका पेपर होगा। अब आप अभी से अगर सिर्फ प्री पढ़ेंगे तो मेंस कब पढ़ेंगे? फिर अक्टूबर के बाद जल्दी से आपका आ जाएगा, मेंस करवा देंगे। फिर आपके पास बहुत कम समय है, इसीलिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप यहीं से पढ़े, कहीं से पढ़े। आप मेंस के लिए कुछ ना कुछ आपका जो पेपर है उसको 1 2 3 पेपर तैयार करते रहे पैरेलल में। तो यहाँ पर मुश्किल से 15 मिनट का एक लेक्चर आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। या आप डेली 1 घंटे तो 2 घंटे आंसर राइटिंग किया ही करिए, ताकि आपका पैरेलल प्री के साथ मेंस भी तैयार होता रहे। नहीं तो क्या होगा, फिर जब आप प्री देंगे फिर आपके पास इतना बर्डन आ जाएगा, फिर वही प्री ही देते रह जाएंगे हर बार। प्री इस बार दिए, उस बार दिए, उस बार मेंस कभी नहीं दे पाएंगे सही से। मेंस मेन होता है, अगर आपको फाइनल स्टेज तक जाना है, मेंस मेन मेन होता है। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। मेंस का भी, आरओ का तो पढ़ते रहिए, लेकिन 1 से 2 घंटा आप प्री का दीजिए। कहीं मतलब जब तक नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा। फिर आप हमेशा वही वनडे जो तैयारी बच्चे करते हो उसी में रह जाएंगे, हमेशा प्री की ही तैयारी करेंगे। ऐसा ना कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आज आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो लोग नए होंगे वो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। ये आपको डेली 9 बजे करवाया जाता है। आपको फॉर्मेट पूरी तरह से बताया जाता है और जो भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड आंसर होता है, उसी के हिसाब से ये लिखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पर डेली देखते हैं तो 15 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपका लगभग तैयार ही हो जाएगा। चलते हैं हम अब यहाँ पर देखते हैं। करें उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक काल का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर क्या कहता है, देखिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक काल कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब आपका मेन पार्ट क्या, मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट क्या लिखना है, इसके बाद हम मेन में आएंगे। उत्तर वैदिक काल की काला अवधि से हम प्रारंभ करते हैं, जिसकी काली अवधि कितनी है, मतलब इसका समय काल क्या था, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। क्या था? उत्तर वैदिक काल की काला अवधि क्या था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस युग में आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश से हटकर गंगा के दोआब में हो गया। अब देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश मतलब इस साइड से देखिए। हाँ, पहले क्या था, ये इस साइड में था। जो आपका ये आर्यों का विस्तार सप्त सिंधु मतलब जो उधर उस साइड में आपका पंजाब से अफगानिस्तान उस साइड लेकर यहाँ पर आर्यों का विस्तार था। लेकिन जो जैसे जैसे समय बदलता गया, आर्य किधर आते गए, आर्य इस साइड आते गए। मतलब गंगा यमुना का दोआब जो है वहाँ पर आर्य आते गए। मतलब गंगा यमुना का दोआब तक आते गए, मतलब उत्तर प्रदेश में आते गए। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का भी वैदिक सभ्यता से लेकर एक महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। वैदिक सभ्यता में दो, एक उत्तर वैदिक होता है, एक ऋग वैदिक काल होता है। तो ऋग वैदिक काल में उतनी तो नहीं बनी है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हमारा बन गया था। इस युग की मुख्य विशेषता लोहे का ज्ञान था। क्या था? लोहे का ज्ञान था इस युग की मुख्य विशेषता। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र क्या होता है।
उत्तर उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र, उत्तर वैदिक कालीन जो क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो गंगा यमुना का जो दोआब है वो आपका ये उत्तर वैदिक काल के कालीन क्षेत्र आते हैं ये। और हिमालय का जो पूरा भाग है वो आता है। विंध्य जो श्रेणी के क्षेत्र होते हैं वो आते हैं, मतलब ये उत्तर साइड विंध्य श्रेणी वाला जो क्षेत्र है वो। यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था जानते हैं, ये मध्य देश कहलाता था। क्या कहलाता था, मध्य देश। तो क्या क्या आता है, गंगा यमुना का जो दोआब है ये आ जाता है, हिमालय का भाग आ जाता है, विंध्य श्रेणी का क्षेत्र आ जाता है। तो यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, मध्य देश के नाम से जाना जाता है। मध्य देश का अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो मध्य देश का मतलब गंगा यमुना का जो दोआब है लगभग उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फैला है, तो वो मध्य देश ही कहा जाता है। तो वो उसका विस्तार कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा इतना, देखिए इतना वर्ड तो आपने ऐसे ही लिख दिया, आपको कुछ थोड़ा सा ही ज्ञान था। ठीक है, कि 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व। अब ये सिंध, यह सप्त सिंधु से हटकर कहाँ पर आ गया, ये पूरब की साइड थोड़ा सा आ गया। इसके बाद ये पूछ रहा था कौन कौन सा मध्य देश है, तो आप बता दिए गंगा यमुना का दोआब, हिमालय का भाग और विंध्य श्रेणी का क्षेत्र होता है, ये मध्य देश कहलाता है। मध्य देश का अधिकांश भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको यही फिगर बना देना है, क्योंकि वो जो एग्जामिनर होगा इस फिगर को आपको देख के समझ जाएगा कि बच्चा कहना क्या चाहता है, क्योंकि पूरा उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपका एक एक वर्ड वो पढ़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान से ये पंजाब से खिसक कर ये उत्तर प्रदेश और बिहार के वाले क्षेत्र में आगा, भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ पर आ गया। उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं। अब हम उत्तर प्रदेश के बारे में अब पढ़ते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू था। शतपथ ब्राह्मण, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, इस युग में बड़े साम्राज्य का आविर्भाव और प्रमाण का प्रदान करता है। तो ये क्या क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार था, इस युग में बड़े साम्राज्य के आविर्भाव का प्रमाण करता है। तो अब कौन सा जो साम्राज्य बना था वो कौन कौन से थे, जैसे कुरु आप देख सकते हैं दिल्ली के आसपास, पंचाल देख सकते हैं, कोसल देख सकते हैं, विदेह देख सकते हैं, काशी देख सकते हैं। ये सब क्या थे, ये सबसे बड़े जो महाजनपद कहलाए थे, ये उत्तर वैदिक काल का ही सबका देन था। अब देखिए लौह का उपयोग क्या हुआ था। लोहे का आरंभिक साक्ष्य पाकिस्तान में मिला था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिला था और पूर्वी पंजाब में से प्राप्त होता है। लौह के साक्ष्य आपने बता दिए। भाले और तीर जैसे लौह के हथियार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और फिर इनका विस्तार विदेह वाला, विदेह कौन सा है, मिथिला वाला जो क्षेत्र होता है वो विदेह कहलाता है। मिथिला, विदेह और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हो गया था। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब बलिया उलिया साइड ये सब, ठीक है, कुशीनगर वगैरह ये सब साइड हो गया। तो ये याद रखेंगे, मतलब लोहे का प्रयोग, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लोहे का प्रयोग, क्योंकि यहीं से पता चला था लोहे का प्रयोग। उपनिषदों का संकलन क्या हुआ था, पंचाल और विदेह क्षेत्र में लगभग 600 ईसा पूर्व में दार्शनिक ग्रंथों का संकलन किया गया था। किसका, दार्शनिक ग्रंथों का संकलन किया गया था उपनिषदों का। अब यहाँ देखिए, उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था क्या था। वैदिक युग का जनजातीय चरित्र क्षीण होने लगा था। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल की जो राज व्यवस्था थी वो देखते हैं। जो वैदिक युग में था, मतलब ऋग वैदिक जो काल था उसका जो, क्योंकि ऋग वैदिक काल में थे क्या, जनजातीय टाइप लोग रहते थे। ठीक है, मतलब उनके पास वो जो अभी जो चलता है ऋग उत्तर वैदिक काल में, कि राजा होगा महाराजा होगा, ये इनके पास पूरी वो सांस्कारिक जीवन वो उतना नहीं होता था वहाँ पर। तो वो क्या हुआ, वैदिक युग का जो जनजातीय वो था सिस्टम था, वो पूरा क्षीण होने लगा उत्तर वैदिक काल में। राजसत्ता दैवीय रूप का सिद्धांत प्रारंभ हुआ। तो राजसत्ता के दैवीय रूप का सिद्धांत मतलब राजा महाराजा होने लगे। सभा जो थी ऋग्वैदिक काल में और समिति का स्वरूप बदल गया। महिलाओं को अब इन संस्थानों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। तो ये याद रखेंगे, महिलाओं को इन संस्थानों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ पर देखते हैं, राजा के साम्राज्य को बनाए रखने के लिए राजसूय
वाजपेय और अश्वमेध जैसे अनुष्ठान समारोह महत्वपूर्ण होने लगे। अब देखिए राजा का जो साम्राज्य था उसको बनाए ये सब यज्ञ होने लगे, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुए। व्यवस्थित जीवन और कृषि पद्धतियों का महत्व बढ़ने लगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चित्रित धूसर मृदभांड, हस्तिनापुर में देखे होंगे कि धूसर मृदभांड मिले थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, के साक्ष्य आर्यों की कला शिल्प का विकास को दर्शाते हैं। तो ये इतना याद रख लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो नीचे मतलब लिंक दिया टेलीग्राम को, वहां से डाउनलोड कर लिया करिए। इस प्रकार आप देखिए यहाँ निष्कर्ष लिख दीजिए। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर वैदिक काल जो है गंगा घाटी वर्तमान जो उत्तर प्रदेश के आसपास केंद्रित था। तो ये जो उत्तर वैदिक काल का जो केंद्र था वो गंगा घाटी मतलब उत्तर प्रदेश के आसपास ही केंद्रित था। यह गंगा के मैदानों में आर्यों की कृषि, कला और संस्कृत के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। किसका करता है? क्योंकि यहीं पर क्योंकि गंगा का जो मैदान था वो खेती करने के लिए सबसे अनुकूल माना जाता था। तो यहीं पर देखिए, क्योंकि आपका जो पहले वाला जब पंजाब सप्त सिंधु प्रदेश उस साइड भी सिंधु नदी का पूरा वो था तो वहाँ भी खेती, लेकिन जब इधर आ गए तो उनको गंगा वाला पूरा दोआब दिख गया। तो यहाँ पर खेती के लिए अनुकूल माना गया, इसीलिए सब अपना राज सत्ता ही स्थापित करने लगे। तो कृषि हुआ, कला हुआ, संस्कृत हुआ, इसका विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस युग में संकलित विभिन्न धार्मिक ग्रंथ तत्कालीन जानकारी के प्रमुख स्रोत है। तो इस समय जो जैसे वेद लिखे गए थे ये सब क्या हुए, ये सब उस समय के जानकारी के प्रमुख स्रोत हुए। आज यहीं से पढ़ते हैं तो याद रख लेंगे। यहाँ पर जितना भी आपका है सब आपके मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बनाने की कोशिश की, उतना तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था कि वैदिक काल उत्तर प्रदेश में, लेकिन जितना भी पड़ा था वहाँ इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इतना ही लिख देंगे, आपका मिल जाएगा नंबर, जितना अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही डेली आप पढ़ लीजिए, 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कम से कम आपका एक वो बन जाएगा कि हर चीज़ को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कैसे ख़त्म करना है। तो हर एक जो आपका नंबर दिया गया है इससे लगभग 2-4 क्वेश्चन बनाते ही हैं, ताकि आप क्या करें, उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको तैयार हो जाए। तो आपको एक वो आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को फ्रेम करना है। बस, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग नए होंगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही उम्मीद रहती है आप सबसे। जय हिंद, जय भारत।